असम को फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए नॉवल का पार्ट नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। जुबैर की आंख खुली तो उसे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ था। उसकी शर्ट के बटन भी खुले हुए थे। मुझे क्या हुआ था? जुबैर ने अपने चकराते हुए सर को थामते हुए खुद से कहा और लड़खड़ाता हुआ चावल लेने के लिए वॉशरूम की तरफ अपने कदम बढ़ाए। लेकिन जब वॉशरूम में जाते उसकी नजर अपने शर्ट के खुले बटन उस सीने पर पड़ी तो एक पल में वो होश में आया था। उसकी गाल पर और सीने पर भी लिपस्टिक के निशान मौजूद थे। महक ने सिर्फ तस्वीरें लेने के लिए ये सब किया था और कुछ तस्वीरें अपने पास रखी और कुछ मुजम्मल को दे दी थी। जुबैर ने बहुत कोशिश की अपने दिमाग पर जोर डालने की, लेकिन उसे याद नहीं आया कि उसने के साथ हुआ क्या था। कहीं ये सब चचा ने तो नहीं करवाया? लेकिन इन इन सब के पीछे उनका क्या मकसद हो सकता है? जुबैर ने अपना सर थामते हुए कहा। उसने शावर लिया, जिसके बाद वो खुद को बेहतर महसूस कर रहा था। बाहर आकर उसने कदम मुजम्मल के कमरे की तरफ बढ़ा दिया। चेयर पर सर तासरा थे। मुजम्मल के कमरे में जाते उसे मालूम हुआ कि उसका चचा घर पर नहीं है। बहुत बुरा किया आपने चचा, बहुत बुरा। अब आप चाहते क्या हैं? जुबैर ने गुस्से से मुठ्ठियां बीचते हुए कहा और घर से निकल गया। उसने सोच लिया था कि अब उसे क्या करना है। तालिश ने नायल को बहुत ही रोका था कि आज ऑफिस ना जाए, लेकिन नायल किसी की बात सुन ले, ऐसा हो सकता है भला? और कुछ उसे अपने दिमाग भी फ्रेश करना था, वरना सीरत की कही हुई बातों से उसे अपना दिमाग फटता हुआ महसूस हो रहा था। नायल ऑफिस से घर आ रहा था जब उसकी नजर सीरत पर पड़ी। क्योंकि पार्क घर के सामने ही था तो साफ नजर आता था। सीरत आज पहली अकेली पार्क आई थी। जब अहमद ने उसे देखा, जो काफी दिनों से उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन वो आ नहीं रही थी, लेकिन आज सीरत को देखकर वो खुश हो गया था। अहमद चलता हुआ सीरत के पास आया। सीरत ने अहमद को देखा, वो उसे पहचान चुके थे। उससे पहले कि अहमद कुछ कहता, उसकी नजर सीरत के हाथ पर पड़ी तो परेशानी से उसने सीरत का हाथ पकड़कर पूछा, जहां से खून निकल रहा था। आपके हाथ पर क्या हुआ? अहमद ने परेशान से पूछा और यह मंजर नायल गुस्से से देख रहा था। सीरत ने पहले हैरानगी से अपने हाथ की तरफ देखा, जहाँ फूल तोड़ने की वजह से कांटे लग गए थे और वहां से हल्का सा खून निकल रहा था। और फिर उसने अहमद की तरफ देखा, जिसे वो ना जानती थी, लेकिन उसके परेशान होने पर हैरान हुई थी। एंड इसी वक्त नायल अपनी गाड़ी से निकलकर तन फन करता हुआ सीरत के पास आया। उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। सीरत तो नायल को देखकर परेशान हो गई थी, लेकिन सबसे बड़ा झटका अहमद को लगा था। जान, तुम्हें मालूम है ना कि मैं जब भी घर आऊं तो सबसे पहले तुम्हें देखता हूँ, और तुम यहाँ पार्क में अपने बाइक के साथ मौसम एंजॉय कर रही हो। नायल ने सीरत की तरफ देते हुए दांत पीसते हुए कहा। अहमद अभी भी खड़ा था, इसलिए उसने नायल की बात पर ध्यान नहीं दिया। और आप आइंदा मेरी बीवी के आसपास नजर आए तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। नायल ने संजीदगी से अहमद को देखते हुए कहा। उस सीरत को बात से पकड़े वहां से ले गया। उसका मतलब जुबैर जिस लड़की को पसंद करता है उसका भाई नाइल हसन है और उसकी बीवी मेरी स्वीट हार्ट है। अहमद ने नायल के जाते ही होश में आते हुए पुरसोच अंदाज में खुद से कहा, यह कैसा इत्तेफाक है? मुझे नहीं मालूम था कि तुम शादी तो हो, लेकिन मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। मैं नायल को जान से मार दूंगा, फिर तुम्हें मेरी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब तो मामला थोड़ा पर्सनल हो गया है। अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डाले वहां से चला गया। नाइल सीरत को घर लाते ही अपने कमरे में लेकर गया था। शुक्र था कि सब इस वक्त वे कमरों में थे। कमरे में जाते ही नाइल ने सीरत का हाथ छोड़ा। वो लड़का कौन था सीरत? नाइल ने माथे पर सर टेबल सीरत को देते हुए पूछा। मैं नहीं जानती, सीरत ने घबराए हुए लहजे में कहा। इस कमीने ने तुम्हारा हाथ पकड़ा और तुमने कोई मजामत नहीं की, तो मैं इसका क्या मतलब समझो? नाइल ने दांत पीसते हुए पूछा। गुस्से से उसका चेहरा सुर हो रहा था। मैं उसे नहीं जानती। अगर आपको ज्यादा मसला है तो खुद जाकर पूछ लें, सीरत ने गुस्से से कहा और वहां से जाने लगी। लेकिन नाइल ने उसे बाजू से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया। उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आज से तुम एक कदम भी घर से बाहर नहीं निकालोगी, समझ गई? नाइल ने गुस्से से सीरत को देखते हुए कहा। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? सीरत ने बेयकीनी से नाइल को देखते हुए पूछा। तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है कि कोई भी इंसान शक कर सकता है, नाइल ने कहा। इस वक्त वो गुस्से में था, इसलिए जो मुंह में आ रहा था बोलता जा रहा था। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो छोड़ दे मुझे। मैं भी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती जो मुझ पर शक करता हो, सीरत ने चलाते हुए कहा। तो नाइल ने उसे गर्दन से दबोचा था। तुम्हारी जुबान ज्यादा चलने लगी है। मेरी ही गलती है जो तुम्हें इतनी चोट दे, इसलिए जो तुम्हारे दिल में आता बोल देती हो, कर लेती हो, लेकिन अब और नहीं। आज ये सारे दूसरे घर में जा रहे हैं। पहले मेरा इरादा तुम्हें वहीं लेकर जाने का था, लेकिन अब तुम यहीं रहोगी और फिर तुम्हारे होश ठिकाने लगेंगे। नाइल ने सीरत की गर्दन को छोड़ते हुए सतलजे में कहा, जो कुछ जोर जोर से खांसने लगी थी। उसकी गर्दन पर भी नाइल की उंगलियों के सुरख निशान पड़ गए थे। नाइल कहते ही वहां से चला गया था। पीछे सीरत अभी भी अपने गले पर हाथ रख के खांस रहे थे। मुझे आप सबसे बात करनी है। रात में सब डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे जब नाइल ने संजीदगी से कहा। भूख तो उसे थी ही नहीं, इसलिए बात करने के लिए बैठा था। सीरत अपने कमरे में थी, वो बाहर नहीं आई थी, और नाइल ने भी ये कह दिया था कि उसको सर में दर्द है, कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। खाने के बाद इन सब ने जाना भी था। आज जुबैर मेरे ऑफिस आया था। वो कह रहा था कि उसे ऑफिस के काम के सिलसिले में कुछ माह के लिए मुल्क से बाहर जाना है, तो वो कह रहा था कि इस जुम्मे को अगर उसका निकाह हो जाए तो वो शबनम को भी साथ लेकर जाएगा। तो मैंने भी हामी भर ली, क्योंकि उसकी वापसी फिर 5 माह की बात होनी थी।
तो आंटी आपको कोई मसला तो नहीं है ना? मैंने मालूम किया है जुबैर बहुत ही अच्छा लड़का है, परी को खुश रखेगा। नायल ने नगीन को देते पूछा, बात तो तुम्हारी ठीक है बेटा, निकाह करना है तो इसलिए इसी जुम्मे को सादगी से कर लेते हैं। वो जुबैर तो मेरी नजरों के सामने बड़ा हुआ है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मेरी बेटी को खुश रखेगा। नगीन ने कहा तो शबनम ने मुस्कुराकर नजरें झुका ली थी। ठीक है, फिर इस जुम्मे को ये मुबारक काम भी सारे अंजाम दे देते हैं। शहरियारी ने मुस्कुराते हुए कहा और मिहरा भी मुस्कुरा पर थी, लेकिन जब उसने शहरिया को देखा जो कि गहरी नजर से उसको देख रहा था तो एकदम से उसने नजरें झुका ली थी। शीरी और तालिश पहले ही घर के लिए निकले गए थे और शीरी ने दोबारा तालिश से बात नहीं की थी, ना तालिश ने की। नीलम को गुजरे हुए आज 15 दिन हो गए थे और अहमद की वजह से सिकंदर जेल से वापस आ गया था, लेकिन जेल में रहने की वजह से काफी कमजोर हो गया था। मजबूरन शाहनवाज को फिर सिकंदर को बताना पड़ा कि उसने बाहर दूसरी शादी की हुई है और अहमद उसी का बेटा है, जिसकी वजह से वो जेल से बाहर आया था। सिकंदर अहमद को देखकर खुश हुआ था। हवेली पूरी सुनसान पड़ी थी। जब सिकंदर और शाहनवाज हवेली में दाखिल हुए तो इब्तिसाम ने उनके साथ ही था। शाहनवाज और इब्तिसाम, मुझे उन दो लड़कों की मौत चाहिए, तुम्हें कुछ भी करना पड़े करो, लेकिन वो दोनों बचने नहीं चाहिए। सिकंदर ने सख्त लहजे में कहा, इन दोनों की वजह से तो आज ये लोग इस मुकाम पर पहुंचे थे। आप फिक्र मत करें और आप देखें कि आप मैं इनके साथ करता क्या हूँ। इब्तिसाम ने गुस्से से कहा, भाई साहब हम लोग देख लेंगे, लेकिन आप अभी आराम करें। शाहनवाज ने सिकंदर की हालत के जेर असर कहा। इब्तिसाम सिकंदर को मैं कमरे में लेकर गया था और पीछे शाहनवाज हवेली से बाहर निकल गया। रात को सबके जाने के बाद नाइल कमरे में दाखिल हुआ था। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। नाइल जानता था कि सीरत ने कुछ नहीं खाया और उसे भी अपने रवैये का एहसास था। वो गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया था। सीरत गर्दन तक कमर को लिए लेटी हुई थी। उसके गाल पर आंसू के निशान मौजूद थे। शायद वो रोते हुए सोई थी। साइड लैंप टेबल पर जल रहा था। नाइल आराम से सीरत के पास ही बैठ गया था और कम्बल उसकी गर्दन से पीछे किया, जहां पर अभी भी उसकी उंगलियों के निशान मौजूद थे। नाइल के चेहरे पर शर्मिंदगी वाज़ह नजर आ रही थी। वो सीरत को तकलीफ देना नहीं चाहता था, लेकिन उसे अनजाने में ही सही लेकिन तकलीफ दे चुका था। नाइल ने झुककर सीरत की शफाफ गर्दन पर अपने दिए गए निशान पर लब रख दिए थे और सीरत, जिसे भूख की वजह से नींद नहीं आ रही थी, और जब नाइल ने उसकी गर्दन पर अपने लब रखे तो उसकी आंख खुल गई थी। पहले तो वो सूरत हाल को समझ नहीं पाई, फिर उसने खुद पर झुके हुए नाइल को देखा तो उसे कंधे से पीछे करना चाहा, जिसने सीरत की तरफ देखा था। सीरत की नींद से बुझल हुई आंखें देखकर नाइल ने नजरें चुराई थी। ये आप क्या कर रहे हैं? सीरत ने घबराए हुए लहजे में पूछा। अपनी बीवी को प्यार, नाइल ने आंख दबाते हुए कहा और सीरत ने घूर कर उसको देखा। नाइल ने झुककर सीरत के माथे पर लब रखे और पीछे हो गया। आई एम सॉरी नाइल। नाइल ने सीरत के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा। सीरत खामोश रही थी। मैं जानता हूँ कि मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया था, मुझे तुम्हें तकलीफ नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन आइंदा मैं ख्याल रखूंगा कि मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ ना पहुंचे। नाइल ने सीरत के चेहरे की तरफ देते हुए कहा, जिसने नजरें झुका ली थी। मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ, मैंने भी खाना नहीं खाया। नाइल गहरा सांस लेते हुए कहा और उठकर कमरे से बाहर निकल गया और सीरत भी उठकर बैठ गए थे। अब आप क्या करेंगे अहमद? अहमद ने वाइन का गिलास लबों से लगाते हुए पूछा। मैं जानता हूँ कि उस बैग को थोड़ा बहुत तो मालूम हो गया होगा और मैं कल उस लड़के के घर जाऊंगा और उसके लिए कुछ गिफ्ट लेकर जाऊंगा। उसी में मैं थोड़ी तस्वीरें भी रख दूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि वो जरूर देखेगी, क्योंकि सारे गिफ्ट उसके लिए हैं और उसे देखने के बाद वो खुद मना कर देगी। और तुम बताओ, कब तक उन दोनों भाइयों का काम तमाम करोगे? मुजम्मल ने संजीदगी से पूछा। सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किसने उन दोनों को मारने के लिए पैसे दिए हैं? अहमद ने पूछा। मैं खुद को भी उसे ज्यादा नहीं जानता, लेकिन उसका नाम शाहनवाज था, मुजम्मल ने कहा। तो अहमद ने उसकी तरफ हैरानगी से देखा था। डैड ने? लेकिन डैड की उन दोनों से क्या दुश्मनी? अहमद ने दिल में सोचा। सर, बहुत जल्द आपका काम हो जाएगा और अब मुझे इजाजत दे, अहमद ने वहां से उठते हुए कहा, जिसने इस बात में सर हिला दिया था। अहमद ने मुजम्मल के घर से निकलते ही अपने बाप को कॉल की और नाइल के बारे में पूछा। फिर शाहनवाज ने उसे बताया कि उन दोनों की वजह से ही तो वो लोग परेशान हैं और जिन दो लड़कों का वो जिक्र कर रहा था, यही वो दो लड़के हैं। शाहनवाज ने सब कुछ बताया तो अहमद ने ठीक है कहकर कॉल बंद कर दी थी। तुम दोनों के दुश्मन तो बहुत ज्यादा है नाइल हसन, और तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तो मैं हूँ, क्योंकि मेरी स्वीटी तुम्हारे पास है और अब तो एक और रिश्ता हम दोनों का निकल आया है, अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा और गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए अंदर बैठ गया। पास शहरयार दोबारा हवेली आया और जिस जगह पर जावर ने कहा था वहां से प्रॉपर्टी के पेपर्स को पकड़ा, और वो प्रॉपर्टी थी जो कि जावर के असल माँ बाप के थे। शहरयार उसके बाद नाइल और तालिश के पास गया था। जब ये कमरे में था उसने दोनों को कहा कि वो दोनों को हवेली से निकलना है। तुम्हारा दिमाग ठीक है? नाइल ने गुस्से से पूछा। तुम दोनों के डैड ने कहा है क्या उनका भी कहना नहीं मानोगे? शहरियार ने बुखलाए हुए अंदाज में कहा, क्योंकि वो चाहता था कि उसके बाप के आने से पहले दोनों हवेली से निकल जाए। शहरियार, तुम कहना क्या चाहते हो? डैड कहाँ है? तालिश ने आगे बढ़ते हुए पूछा। चलो मेरे साथ, मैं आप बताता हूँ, शहरियार ने कहा तो दोनों उनके साथ चल पड़े
तुम दोनों जाओ, मैं मीरा को लेकर आता हूँ। शहरियार कहते हुए वहां से चला गया था। उन दोनों को समझ नहीं आई कि शहरियार करना क्या चाह रहा है। शहरियार मीरा के पास गया जो कि किचन में थी। मीरा, चलो मेरे साथ, हमें यहाँ से निकलना है। शहरियार ने मीरा का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या मतलब? मीरा ने हैरानगी से पूछा। बाद में बताता हूँ, चलो मेरे साथ। शहरियार ने जल्दी से कहा, मुझे कहीं नहीं जाना। मीरा ने शहरियार का हाथ झटकते हुए कहा, क्यों? शहरियार ने हैरानगी से पूछा, यहाँ पर सब लोग मेरे अपने हैं, मेरा शोहर भी यहीं पर है, मॉम डैड सब यहीं पर हैं, तो मैं क्यों आपके साथ जाऊं? मीरा ने साफ इनकार करते हुए कहा, इब्तिसाम, तुम्हारे लायक नहीं है, मेरी बात मानो, वो तुम्हें कभी भी खुश नहीं रखेगा। प्लीज मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। शहरियार ने कहा, लेकिन मीरा ने मना कर दिया था क्योंकि वो इब्तिसाम को पसंद करती थी, तो कैसे उसे छोड़कर चली जाती। और ये उसे यह भी था कि उसके माँ बाप भी यहीं पर है। मीरा, तुम बहुत ही पछताओगी, लेकिन मैं तुम्हें वापस लेने आऊंगा। शहरियार ने कहा और वहां से चला गया। मीरा का ख्याल उसकी माँ उताई रख सकती थी, उसे इतना यकीन जरूर था। शहरियार यह कहकर वहां से चला गया था। मीरा को तो समझ नहीं आई थी, इसलिए कंधे उचकाते हुए दोबारा काम करने में बिजी हो गए। शीरी, ये क्या हरकत है? तुम इस कमरे में क्यों सो रही हो? सब लोग घर आ गए हैं, उनके सामने तमाशा जरूर बनाना है। तालिश ने शीरी को देते हुए गुस्से से पूछा। उसका कमरे में इंतजार कर रहा था, लेकिन जब शीरी नहीं आई तो उसने दूसरे कमरे में जाकर देखा और मैडम वहां सोने की तैयारी कर रही थी। किसी ने हमारे कमरे में आकर नहीं देखना कि मैं वहां पर हूँ या नहीं हूँ, शीरी ने बेनियाजी से कहा। तालिश ने बिना कोई जवाब दिए झुककर शीरी को अपनी बाहू में उठा लिया था। ये क्या कर रही हैं आप? छोड़े मुझे तालिश। शीरी ने हाथ पैर चलाते हुए धीमे लहजे में चीखते हुए कहा, तुम जब प्यार से नहीं मानोगी तो मुझे यही करना पड़ेगा ना। तालिश ने संजीदगी से कहा और उसे अपने कमरे में ले गया। और तालिश, मैं आपका खून पी जाऊंगी, शीरी ने दांत पीसते हुए कहा। तालिश ने कमरे में जाते ही उसे बेड पर फेंका। बीवी का काम सिर्फ शोर का खून जलाना ही तो होता है। तालिश ने शीरी के पास बैठते हुए उसे बाल से पकड़कर होते करीब करते हुए गंभीर लहजे में कहा, तालिश आप क्या है? मैं आपको समझ नहीं पा रही। शीरी ने तालिश को देते हुए दुखी लहजे में कहा, मैं जो भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ शीरी। तालिश ने शीरी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, मुझे नींद आ रही है। शीरी ने अपना हाथ तालिश के हाथ से छुड़वाते हुए कहा और अपनी जगह पर जाकर लेट गई। तालिश ने गहरा सांस लिया और खुद भी लेट गया। बीबी जी, जुबैर साहब के चचा आए हैं और कुछ तोहफे भी बड़ी बीबी के लिए लेकर आए हैं। मुलाजमा ने कमरे में दाखिल होते सीरत को देते हुए कहा, आप उनको डाइनिंग रूम में बिठाएं, मैं आती हूँ। सीरत ने मुलाजमा को देते हुए कहा, जो कसबाब में सर हिलाने के बाद वहां से चली गई थी। मुजम्मल बैठा हुआ था। जब सीरत मुलाजमा के साथ कमरे में दाखिल हुई, उसने एक अक्लमंदी का काम किया था कि कॉल करके नायल को इतला दे दी थी कि जुबैर के चचा आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। सीरत ने मुजम्मल को देते हुए सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा, बाकी सब कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे। मुजम्मल ने मीठे लहजे में सीरत को देते हुए कहा, वो तो दूसरे घर चले गए हैं। आपको कोई जरूरी काम था? सीरत ने पूछा। नहीं बेटा, जरूरी काम तो नहीं था। हम लोग पिछली बार हालियात आए थे तो मुझे अच्छा नहीं लगा और शबनम मेरी बहू बनने जा रही है, तो मैंने सोचा उसके लिए कुछ गिफ्ट लेकर जाता हूँ, लेकिन वो तो यहाँ पर नहीं है। मुजम्मल ने तफसील बताते हुए कहा, आप फिक्र मत करें अंकल, ये सारे गिफ्ट मैं दूसरे घर भिजवा दूंगी। सीरत ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया बेटा, आप याद से ये सारे तोहफे भिजवा देना, मैं बहुत मोहब्बत से लाया हूँ और अब मैं चलता हूँ। मुजम्मल ने खड़े होते हुए कहा, अंकल आप चाय तो पी लें। सीरत ने भी खड़े होते हुए जल्दी से कहा, नहीं बेटा, फिर किसी दिन, अभी मुझे काम याद आ गया है। मुजम्मल ने कहा और वहां से निकल गया। ये सारे गिफ्ट्स गाड़ी में ठीक से रखवा देना और दूसरे घर में भिजवा दो, मैं आप ही को फोन करके बता देती हूँ। सीरत ने मुलाजमा को देते हुए कहा और अपने कमरे की जानब चली गई। उसने शबनम को फोन करके गिफ्ट का बता दिया था। अभी उसने फोन रखा ही था जब नायल की कॉल आ गई। सीरत ने सारी बात नायल को बता दी कि मुजम्मल बस 10 मिनट ही बैठा था। यह सुनकर नायल पुरसुकून हो गया था, वरना उसका इरादा घर आने का था, क्योंकि सीरत घर में अकेली थी। ठीक है, घर आकर बात करता हूँ, नायल ने मसरूफ से अंदाज में कहा और फोन बंद कर दिया। सीरत ने मोबाइल फोन को घुड़का देखा था, जैसे मोबाइल की जगह नायल मौजूद हो। इब्तिसाम अब ज्यादातर हवेली से बाहर रहता था। अब भी वो हवेली आया तो हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। शाहनवाज भी घर पर नहीं था। इब्तिसाम ने अपने बागी कमरे की तरफ कदम बढ़ाए और दरवाजा ना करते हुए अंदर दाखिल हुआ। सिकंदर ने मुंह तक कम्बल लिया हुआ था। इब्तिसाम को हैरानगी हुई थी, क्योंकि दोपहर के 12 बज रहे थे और अभी तक सिकंदर सो रहा था। वो तो सुबह 5 बजे ही उठ जाता था। बाबा साईं, आप ठीक हैं? इब्तिसाम ने अपने कदम बेड की तरफ बढ़ाते हुए पूछा, लेकिन सिकंदर की जन्म से कोई जवाब नहीं आया। इब्तिसाम ने सिकंदर के चेहरे से कमल पीछे किया तो हैरत से उसकी आंखें बाहर को आ गई थी। सिकंदर की आंखें खुली हुई थी और गर्दन पर किसी ने बेदर्दी से चाकू फेरा हुआ था। खून सारा जिस्म से निकल गया था और सिकंदर की जिस्म पीला हो गया था। बाबा साईं, क्या हुआ आपको? इब्तिसाम ने घुटनों के बल बैठते हुए सिकंदर के चेहरे को थपथपाते हुए बेताबी से पूछा। जिस इंसान को अपनी माँ के मरने का इतना अफसोस नहीं था, वो अपने बाप के मरने पर रो रहा था। बाबा साईं, ये सब किसने किया? इब्तिसाम ने अपने बाप को सीने से लगाते हुए रोते हुए कहा। उसके आंसू सिकंदर के चेहरे पर गिर रहे थे, लेकिन
वो न जाने कब का उसे छोड़कर चला गया था। आपकी कसम बाबा साईं, जिसने भी आपको मारा है ना, उसकी अपने हाथों से जान लूंगा, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि यह काम किसका है। इब्तिसाम ने सुरख आंखों से अपने बाप के चेहरे को देखते हुए कहा, उसका बाप कितनी तकलीफ में होगा और वो यहाँ पर मौजूद नहीं था। इब्तिसाम ने डरते हुए मुलाजिम को आवाज दी, जो को 2 सेकंड से पहले कमरे में आया था, लेकिन सिकंदर की हालत देखकर उसकी आंखें खौफ से फैल गई थी। कहाँ मरे हुए थे तुम सब लोग? कोई आया मेरे बाप को मारकर चला गया और तुम कमीनों को पता नहीं चला? इब्तिसाम ने सख्त लहजे में मुलाजिम को देते हुए डांटते हुए कहा, पूछा, साईं, छोटे साईं भी 2 दिन से हवेली नहीं आए और हवेली में कोई नहीं आया। सुबह 6 बजे मैंने बड़े साईं को नाश्ता दिया था, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक थे। मुलाजिम ने घबराए हुए लहजे में कहा, दफा हो जाओ यहाँ से तुम लोगों को तो मैं बाद में देता हूँ। इब्तिसाम ने गुस्से से कहा तो मुलाजिम वहां से चला गया और इब्तिसाम वहीं अपने बाप के पास काफी देर पर बैठा रहा था। शाहनवाज के लिए यह खबर नाकाबिले यकीन थी कि सिकंदर उसका बड़ा भाई उसे छोड़कर चला गया था। उसका शक नायल की तरफ ही गया था। उसे पूरा यकीन था कि सिकंदर के कत्ल में नायल का हाथ है। इब्तिसाम अपने बाप को दफनाने के बाद शहर के लिए निकल गया था और शाहनवाज ने पूछा भी था, लेकिन इब्तिसाम ने कोई जवाब नहीं दिया। इब्तिसाम सीधा नायल के ऑफिस गया था, जो इस वक्त मीटिंग में था। तालिश भी वहीं पर था। इब्तिसाम बिना किसी की परवाह किए मीटिंग रूम की तरफ गया था, क्योंकि उसने पहले उसे सेक्रेटरी से पूछा था कि नायल कहाँ है। जब उसने बताया कि वो मीटिंग में है, तो मीटिंग रूम का पूछकर उसने उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा दिए थे। सेक्रेटरी के रोकने की कोशिश की थी, लेकिन इब्तिसाम ने किसी की बात की नहीं सुनी और मीटिंग रूम में दाखिल हुआ। सब लोगों ने इब्तिसाम की तरफ देखा था, जो कि नायल की तरफ बढ़ रहा था। तालिश भी हैरानगी से इब्तिसाम को देख रहा था, जो माथे पर सत्य लिए नायल की तरफ बढ़ रहा था। इब्तिसाम ने जाते ही नायल का गिरेबान पकड़ा था। बाकी सब हुनकों की तरह दोनों की तरफ देख रहे थे। तालिश ने सबको बाहर जाने का कहा तो 1 सेकंड से पहले वहां से चले गए थे। व्हाट द हेल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा गिरेबान पकड़ने की? नायल ने गुस्से से इब्तिसाम को पीछे देख कर देते हुए कहा, जो पीछे दीवार के साथ जा लगा था। आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुमने मेरे बाप की जान ली। वैसे तो तुम बहुत ही अच्छे बनते हो और अब कातिल भी बन के। इब्तिसाम ने गुस्से से डांटते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे बाप की जान लेनी होती तो मैं इतनी देर इंतजार ना करता। और वैसे भी तुम्हारे बाप के जितने दुश्मन है ना, किसी ने भी उसकी जान ले ली होगी। जितने गुनाह तुम्हारे बाप के किए हैं ना, उसकी यही सजा बनती है। और अगर मैं तुम्हारे बाप की जान लेता तो तुम्हें उसका जिस्म का एक टुकड़ा भी देखना नसीब ना होता। नाले ने कड़क लहजे में डांटते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगा? हरगिज नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझे? इब्तिसाम ने दोबारा अपने कदम नायल की तरफ बढ़ाते हुए सख्त लहजे में कहा। इतने में गार्ड्स वहां पर आ गए थे, जिनको तालिश ने बुलाया था। उन्होंने आते ही इब्तिसाम को पकड़ा। ये मुझे दोबारा अपने ऑफिस के आसपास नजर नहीं आना चाहिए। ले जाओ उसे यहाँ से। नायल ने गार्ड्स को देते हुए गुस्से से कहा, तुम्हारी मौत मेरे हाथों ही होगी। बहुत बुरा किया तुमने नायल हसन, जिसका हमेशा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इब्तिसाम ने वहां से निकलते हुए चिल्लाकर कहा। नायल ने टेबल पर हाथ रख के गहरा सांस लेते अपने गुस्से को कंट्रोल किया था। नायल, तुम ठीक हो? तालिश ने नायल को देते हुए पूछा। हाँ, मैं घर जा रहा हूँ, तुम पीछे से संभाल लेना। नायल कहते ही वहां से निकल गया था। ये तुम लोगों की पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर रहा हूँ। ये ऑफिस है, मेरा पागल खाना नहीं है। ये तुम लोग किसी भी पागल को अंदर आकर तमाशा करने दोगे? बाहर आते नायल ने अपने सेक्रेटरी को देते हुए गुस्से से कहा। बाकी सारा स्टाफ खामोशी से नायल को देख रहा था। सॉरी सर, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। आइंदा ऐसा नहीं होगा, सेक्रेटरी ने जल्दी से कहा, और नायल एक नजर पर डालकर वहां से चला गया था। तालिश घर आया तो काफी थक गया था। उसके लिए ये खबर भी किसी धमाके से कम नहीं थी कि सिकंदर मर गया है। लेकिन उसे मारेगा कौन, ये बात तालिश को समझ नहीं आ रही थी। सिकंदर ने जो कुछ भी उनके वालिदैन के साथ किया था वो बहुत ही बुरा था, और दोनों ने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया था। नायल कहता जरूर था कि वो उनसे बदला लेगा, वो भी इस वक्त जब वो गुस्से में होता था, लेकिन जब गुस्सा उतर जाता तो ठीक हो जाता। तालिश सब सोचों में ही डूबा हुआ था जब शीरी वहां पर आए, जिसके हाथ में पानी का गिलास था। उसने पानी का गिलास तालिश के आगे बढ़ाया, जिसने सुरख आंखों से शीरी की तरफ देखा था। श्री ने तालिश की सुरख आंखें देखी तो एकदम घबरा सी गई थी। क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है? श्री ने परेशानी से तालिश को देते हुए पूछा। हाँ, बस सर में दर्द है। तालिश ने पानी का गिलास पकड़ते हुए कहा, और फिर उसके बाद सोफे से टेक लगाते हुए आंखें मूंद ली। श्री तालिश के पास ही बैठ गई और अपने नरम और नाजुक हाथों से उसके माथे पर हाथ रख कर दबाने लगी। तालिश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। उसे सुकून महसूस हो रहा था, लेकिन आंखें अभी भी बंद थी। आपने खाना खाया? थोड़ी देर बाद की खामोशी के बाद श्री ने पूछा तो तालिश ने नफी में सर हिला दिया। इसी वजह से सर में दर्द हो रहा है, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। श्री ने वहां से उठते हुए कहा। तालिश खामोश रहा था। अब उसे भी एहसास हो रहा था कि फजूल में उसने श्री को डांटा। कोई भी बीवी अगर अपने शोहर के मोबाइल पर किसी लड़की की कॉल को आते देखेगी तो सवाल जवाब तो करेगी ना। और दूसरी जानब श्री को भी एहसास हुआ था कि वो भी कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। उसे अपने शोहर पर यकीन होना चाहिए था। तालिश भी सिकंदर के बारे में सोचने लगा था। बेशक अल्लाह बेहतर इंसाफ करने वाला है, लेकिन अब उसे एक बात की फिक्र खाई जा रही थी कि अनजाने में इब्तिसाम अब क्या करेगा। उसकी आंखों में जुनून और इंतकाम को तालिश ने देखा था। कहीं वो नायल को नुकसान ना पहुंचा दे, इसी बात की फिक्र उसे खाई जा रही थी।